बच्चों, आज हम फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत पैरामीशियम के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन और उसकी बाहरी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, उसका वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए, पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, जैसा आप जानते हैं, और इसका जो वर्ग है, जो क्लास है, वो कहलाता है सीलिएटा। इसका जो क्लास है वो क्या कहलाता है? सीलिएटा। क्योंकि पैरामीशियम के शरीर के चारों ओर आप देख रहे हैं, ये धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं शरीर के चारों ओर। ये असंख्य संरचनाएं पाई जाती हैं ऐसे पूरे शरीर पर, जिनको हम कहते हैं सीलिया। और ये पैरामीशियम का गमन अंग है, इसके माध्यम से पैरामीशियम गमन करता है, मूवमेंट करता है। और चूंकि पैरामीशियम में ये सीलिया पाए जाते हैं, इसलिए इसे सीलिएटा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो गण है वो है हाइमेनोस्टोमेटिडा। वंश जो है इसका पैरामीशियम है। जैसा मैंने आपको पहला भी बताया था कि द्विनाम पद्धति के अंतर्गत अगर हम पैरामीशियम लिखते हैं, वंश का नाम लिखते हैं, तो अंग्रेजी में पहला अक्षर बड़ा और बाकी सारे अक्षर छोटे होंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे? अंडरलाइन करके लिखेंगे। और यहाँ पे जो इसकी सबसे सामान्य जाति है वो है कॉर्डेटम। और कॉर्डेटम के लिए भी मैंने आपको बताया था कि द्विनाम पद्धति में स्पीसीज के सारे अक्षर क्या होते हैं? अंग्रेजी में छोटे होते हैं, और इसको भी हम अंडरलाइन करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि वंश और जाति को आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे अंग्रेजी में लिखें, अंडरलाइन होगा नाम। और दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो वंश का पहला अक्षर बड़ा, बाकी सारे अक्षर छोटे, और जाति का सारे अक्षर छोटे लिखे जाते हैं। अब पैरामीशियम के संबंध में कुछ विशेष बिंदुओं का अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1, पैरामीशियम का आकार। देखिए, पैरामीशियम का जो आकार होता है वो चप्पल या स्लीपर के समान होता है, और इसीलिए हम इसको स्लीपर जंतु के नाम से जानते हैं। पैरामीशियम के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि इसका आकार किस प्रकार का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका आकार चप्पल के समान होता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्लीपर जंतु कहते हैं। यह एक कोशिकीय जंतु है, यूनिसेलुलर है। जैसे अमीबा में मैंने आपको बताया था, वैसे ये भी एक यूनिसेलुलर है, और ये सीलिया युक्त प्रोटोजोआ है, क्योंकि इसके शरीर के चारों ओर सीलिया पाए जाते हैं। इसकी पूरे विश्व में लगभग 10 प्रजातियां हैं, और ये 10 प्रजातियां सामान्यतः रंगहीन हैं, कलरलेस हैं। लेकिन एक प्रजाति ऐसी है, पैरामीशियम परसेरिया, जो हरा दिखाई देता है। यद्यपि ये पैरामीशियम परसेरिया भी ग्रीन नहीं है, ये भी कलरलेस है, लेकिन ये एक एल्गी, जिसको हम जू क्लोरेला कहते हैं, उसके साथ सहजीविता प्रदर्शित करती है, जिस कारण से उस जू क्लोरेला एल्गी के कारण से जो है ये हल्का हरा दिखाई देता है। नहीं तो पैरामीशियम सामान्यतः कैसे हैं? रंगहीन है, कलरलेस हैं, इनका कोई रंग नहीं है। और ये एक मुक्त जीवी जंतु हैं, फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स हैं। जैसे अमीबा में आपने पढ़ा, वैसे ये भी फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स हैं। अब हम बात करते हैं इनके आवास की। तो देखिए, पैरामीशियम की विभिन्न जातियां जो हैं अलवणीय जल, जैसे तालाब, झील, पोखर और नम मिट्टी कीचड़ में पाई जाती हैं। अलवणीय जल, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है, अलवणीय जल मतलब मीठा पानी, फ्रेश वाटर जो होता है, उसको हम अलवणीय जल कहते हैं। तो सामान्यतः पैरामीशियम जो है अलवणीय जल में पाया जाने वाला एक माइक्रोस्कोपिक प्राणी है। ये ध्यान रखिएगा कि पैरामीशियम अन्य प्रोटोजोआ के समान पैरामीशियम भी कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है, और इसको भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अब देखिए, पैरामीशियम की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो पैरामीशियम की लंबाई आप समझ लीजिए लगभग 0.3 मिलीमीटर के करीब होती है, और आकार जैसा मैंने आपसे कहा, ये स्लीपर या तलवे के आकार का होता है। और कई जगह आप इसका आकार को तंतु के समान या बेलनाकार भी पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स में ये भी दिया है। लेकिन सामान्यतः जो इसका आकार है कॉर्डेटम का, वो स्लीपर के आकार का होता है। इसके शरीर के चारों ओर, पैरामीशियम के शरीर के चारों ओर एक पतली, महीन, सुदृढ़ परंतु लचीली फ्लेक्सिबल झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। आप देख रहे हैं ये चारों ओर जो एक पतली सी झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, इसको हम पेलिकल कहते हैं। और इसी पेलिकल के कारण से अमीबा का एक निश्चित आकार होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस पेलिकल की उपस्थिति के कारण से ही पैरामीशियम का जो आकार है वो क्या है? निश्चित आकार होता है। और ये झिल्ली कैसी है? ये महीन है, पतली है, सुदृढ़ है, लेकिन लचीली है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो इसी झिल्ली के कारण से इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम के शरीर के बाहर पाए जाने वाले इन रोमों की, जिसको हम नाम देते हैं सीलिया।
तो देखिए पेलिकल में ये जो झिल्ली है इसमें निश्चित दूरी पर सहस्त्रों की संख्या में रोमाभ या सीलिया पाए जाते हैं जिनके द्वारा पैरामीशियम गमन करता है। साथ ही ये खाद्य प्राप्ति के साधन भी हैं। देखिए पेलिकल के ऊपर ये जो आप पतले धागे जैसे रोम देख रहे हैं इन्हीं को हम सीलिया कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसीलिए हम इसको सीलिएटा क्लास में रखते हैं। ये जो सीलिया हैं ये इसका गमन अंग है, लोकोमोशन ऑर्गन है। साथ ही साथ ये खाद्य प्राप्ति के साधन भी हैं। इनके माध्यम से भोजन की प्राप्ति भी पैरामीशियम करता है, जिसके बारे में अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। सीलिया पिछले सिरे पे, अगर आप पैरामीशियम के पिछले सिरे पे जाएंगे तो पिछले सिरे पे ये सीलिया लंबे होकर पूंछ के समान संरचना बनाते हैं और इसी कारण पैरामीशियम की जो जाति हम पढ़ रहे हैं हम इन्हें पैरामीशियम कॉर्डेटम कहते हैं। कॉर्डेटम कहने के पीछे कारण ही यही है क्योंकि इसके पश्च सिरे की जो सीलिया होते हैं वो आकार में बड़े होकर पूंछ के समान संरचना बनाते हैं और इसीलिए हम इसे कॉर्डेटम जाति के अंतर्गत रखते हैं। ये जो आपके सीलिया हैं इनकी एक दो विशेषताएं आप और ध्यान रखिएगा। देखिए ये कोशिका ग्रसनी के मध्य में, ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं ये कोशिका ग्रसनी है। तो कोशिका ग्रसनी के मध्य भाग में ये 10 से 15 पंक्तियों में मौजूद होते हैं और पेनिकुलस नामक संरचना बनाते हैं। अभी इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि ग्रसनी में ये सीलिया 10 से 15 की पंक्ति में मौजूद होकर के पेनिकुलस नामक संरचना बनाते हैं जो खाद्य रिक्तिका को बनाने और उसे आगे जीव द्रव्य में खिसकाने में सहयोग करता है। तो यहां ग्रसनी में पेनिकुलस नामक संरचना का निर्माण भी इन्हीं सीलिया के द्वारा किया जाता है। ये सीलिया पेलिकल पर मौजूद आधार कण अथवा काइनेटोसोम से निकलते हैं। आप अगर यहां पे देखें तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि इस जितने भी सीलिया हैं ये अंदर से एक कण से जुड़े होते हैं, उस कण से निकलते हैं और उस कण को हम आधार कण या काइनेटोसोम कहते हैं। ये आधार कण पूरे पेलिकल पर जो है अनेक पंक्तियों में लगे होते हैं और आपस में महीन तंतुओं के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये जिन तंतुओं के द्वारा ये सारे आधार कण जुड़ते हैं उनको हम काइनेटोडेस्मा कहते हैं। इस व्यवस्था को इंफ्रासीलियरी तंत्र कहा जाता है जो सीलियाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम करता है। अब आप इस डायग्राम में देखें, ये अमीबा का पूरा शरीर पे जो पेलिकल झिल्ली है उस पर आप देखिए कई छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं पेलिकल झिल्ली पर। ये दाने जैसी संरचनाएं ही कहलाती हैं काइनेटोसोम या आधार कण, और हर आधार कण से एक एक रोम रूपी सीलिया निकला हुआ होगा। ये सारे आधार कण आपस में तंतु के द्वारा जुड़े हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, काइनेटोडेस्मा। और ये जो तंतु और ये जो आधार कण हैं ये मिल करके इंफ्रासीलियरी तंत्र बनाते हैं और ये सीलियाओं के मध्य समन्वय स्थापित करता है और इसी समन्वय के माध्यम से पैरामीशियम इन सीलियाओं के द्वारा पानी में गमन करता है। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम में मुख खांच की। ये मुख खांच क्या है? देखिए पैरामीशियम के अधर तल पर एक तिरछी खांच होती है जिसे परिमुखीय खांच कहते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये आपको एक खांच दरार टाइप की दिखाई दे रही है जिसको हम मुख खांच कहते हैं। और ये जिस साइड होती है वो पैरामीशियम का कौन सा तल कहलाता है? अधर तल। तो पैरामीशियम के अधर तल पर एक दरार रूपी संरचना है जिसको हमने क्या कहा? मुख खांच कहा। यह खांच कोशिका मुख द्वारा पीछे की ओर कीपनुमा प्रकोष्ठ कोशिका ग्रसनी में खुलती है। आपकी बात समझ में आ रही है? ये जो खांच है ये आगे की ओर, इस पे क्या होगा? कोशिका मुख होगा, और पीछे की ओर जो कीपनुमा है ये क्या है? आपकी कोशिका ग्रसनी में खुलता है। ये कोशिका ग्रसनी हो गई जो आगे एक सूक्ष्म खांच ग्रसिका में खुलती है। आगे की ओर आप देखिए ये एक सूक्ष्म खांच आपको और दिखाई दे रही है जिसको हम कोशिका ग्रसिका कहते हैं। तो ये जो पूरी खांच है इसमें सबसे पहले क्या होगा? कोशिका मुख, फिर कोशिका ग्रसनी और फिर कोशिका ग्रसिका। तो ये भाग इस मुख खांच में पाए जाते हैं। मुख खांच के पीछे अधर तल पर, मुख खांच के पीछे अधर तल पर एक अस्थायी छिद्र थोड़े थोड़े समय पर बनता है जिसके द्वारा समय समय पर पैरामीशियम अपना उत्सर्जी पदार्थ निकालता है जिसे हम कोशिका गुदा कहते हैं। देखिए इस मुख खांच के ठीक नीचे यहीं पे एक अस्थायी छिद्र बनता और बिगड़ता रहता है
दिखता है गायब होता है, दिखता है गायब होता है, और इस छिद्र को हम कहते हैं कोशिका गुदा। अभी आगे डायग्राम से मैं आपको दिखाऊंगा। तो कोशिका गुदा छिद्र बनता है और इसी छिद्र के द्वारा जो पैरामीशियम में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य की। तो देखिए पैरामीशियम में कोशिका द्रव्य दो भागों में बटा होता है। आपने अमीबा में भी देखा था कि अमीबा में भी जो कोशिका द्रव्य था वो दो भागों में बटा था। ठीक उसी प्रकार से पैरामीशियम में भी कोशिका द्रव्य दो भागों में बटा होता है। एक कहलाता है बाह्य द्रव्य और एक कहलाता है आपका अंतःद्रव्य। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य द्रव्य की। तो देखिए पेलिकल के ठीक नीचे, पेलिकल क्या है, ये झिल्ली, इसके ठीक नीचे जो लचीला और दृढ़ स्तर होता है वो कहलाता है बाह्य द्रव्य। पेलिकल झिल्ली के ठीक नीचे जो लचीला और दृढ़ स्तर ये होगा आपका, ये जो स्तर होगा इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य द्रव्य या एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और इसी के अंदर आधार कण या काइनेटोसोम पाए जाते हैं और काइनेटोडेस्मा तंतु स्थित होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि पेलिकल के ठीक नीचे जो है आधार कण और काइनेटोडेस्मा नामक तंतु पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला स्थान कौन सा है, बाह्य द्रव्य है, एक्टोप्लाज्म है, और इन्हीं में जो है काइनेटोसोम और काइनेटोडेस्मा तंतु मौजूद होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पैरामीशियम में बाह्य द्रव्य के अंतर्गत ट्राइकोसिस्ट नामक एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अंतर्द्रव्य की, या जिसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो जीव द्रव्य का जो केंद्रीय भाग होता है, जो बीच का केंद्रीय भाग है, जो कण युक्त होता है और पतला होता है, उसको हम अंतर्द्रव्य के नाम से या एंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर धारावाही गति होती है, ये लगातार इस प्रकार से गोल गोल घूमता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, जिसको हम परिभ्रमण या साइक्लोसिस कहते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोसिस कई बार पूछी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एंडोप्लाज्म में जो धारावाही गति होती है, जो मूवमेंट होता है, उसको हम परिभ्रमण या साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं। और इसी भाग में पैरामीशियम के केंद्रक, संकुचनशील रिक्तिका और आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कोशिका द्रव्य दो प्रकार का होगा, एक बाह्य द्रव्य और दूसरा अंतर्द्रव्य। अब हम बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट की। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि बाह्य द्रव्य में पाई जाने वाली एक विशेष संरचना है। ये कैसी होती है, थोड़ा इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए बाह्य द्रव्य एक्टोप्लाज्म में तरकु रूपी सूक्ष्म थैली जैसी संरचना को हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ये शरीर के ऊपर लंबवत स्थित होती है। लंबवत स्थित होती का मतलब क्या है कि जैसा आपका शरीर होगा उसके 90 डिग्री के कोण पर। जैसे मान लीजिए ये आपका पैरामीशियम का शरीर है, तो इस पैरामीशियम के शरीर पे 90 डिग्री के कोण पर ये स्थित होगी। आप देख रहे ना, ये 90 डिग्री के कोण पे बनी ना, तो ये लंबवत है, मतलब शरीर के लंबवत है, मतलब 90 डिग्री के कोण पर ये आपकी थैली रूपी संरचना पाई जाएगी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ट्राइकोसिस्ट। अब देखिए डायग्राम के माध्यम से ये मैंने आपको ट्राइकोसिस्ट दिखाया है। थोड़ा सा पहले इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो थैली रूपी संरचना है, इसके बाहरी सिरे पर, ट्राइकोसिस्ट रूपी जो थैली रूपी संरचना है, इसके बाहरी सिरे पर एक नुकीला कांटे रूपी संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइक। आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो आपको इसमें ये संरचना दिखाई दे रही कांटे जैसी। ये पूरी संरचना क्या है, ट्राइकोसिस्ट है, थैले जैसी। इसके टिप पर आप देखिए ये नुकीला कांटा दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइक या टिप। और ये खुली हुई अवस्था में देखिए ये भी आपको दिख रहा है, कांटे रूपी संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइक या टिप कहते हैं। इसके नीचे जो थैला है, ये जो थैले रूपी संरचना है, इसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये इस स्पाइक के अंदर मौजूद एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। ये जो थैले के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये इस स्पाइक, ये जो कांटे रूपी संरचना है, इसके अंदर भी एक बारीक छिद्र होता है, जिसके माध्यम से ये बाहर निकलता है शरीर से। अब इसके कार्य क्या हैं? देखिए वैसे तो ट्राइकोसिस्ट के कार्य अब तक अज्ञात हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये रक्षा का कार्य करता है। जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो ये उत्तेजित हो जाता है और इसके शरीर से ये स्पाइक जो है शत्रु को हानि पहुंचाता है। आप अगर ढंग से देखें तो आप देखिए ये जो स्पाइक है, इसके ऊपर एक टोपी जैसी संरचना भी लगी है। तो सामान्य परिस्थिति में ये ट्राइकोसिस्ट बंद रहता है, लेकिन
पैरामीशियम को जब खतरा महसूस होता है तो ये टोपी उत्तेजना से हट जाती है और ये जो स्पाइक है, जो कांटा है, ये खुल करके जो है पैरामीशियम के शरीर के बाहर निकल जाता है और इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, वो इस स्पाइक से उस शत्रु के शरीर पर अटैक करता है। तो ये एक कल्पना है, माना जाता है, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ट्राइकोसिस का एग्जैक्ट काम क्या है। कई बार कई साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इसके माध्यम से खाद्य कणों को ये थामे रहता है, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि इसका कोई भी विशेष कार्य अब तक जो है ज्ञात नहीं है। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम में केंद्रक की। तो देखिए, पैरामीशियम में मुख खांच के पास 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा कि पैरामीशियम में मुख खांच के पास 2 केंद्रक पाए जाते हैं। आप डायग्राम में देखिए, ये मुख खांच है और इस मुख खांच के पास देखिए एक ये बड़ा केंद्रक दिख रहा है आपको सेम के बीच के आकार का, और उसके पास एक छोटा सा केंद्रक दिखाई दे रहा है। तो पैरामीशियम में मुख खांच के पास 2 केंद्रक दिखाई देते हैं। 2 केंद्रकों में जो छोटा है, ये देख रहे हैं आप, जो गोल है छोटा है, इसे हम लघु केंद्रक कहते हैं, और जो सेम के बीच के आकार का, इसे हम क्या कहते हैं, गुरु केंद्रक। तो लघु केंद्रक क्या है? देखिए, आकार में छोटा है, इसमें आइडिनो क्रोमेटिन पाया जाता है और ये केंद्रक जनन क्रिया में प्रतिभाग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पैरामीशियम का कौन सा केंद्रक जनन क्रिया में प्रतिभाग करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पैरामीशियम में जो लघु केंद्रक है वो जनन क्रिया में प्रतिभाग करता है, और इसीलिए हम इस लघु केंद्रक को, छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक के नाम से जानते हैं। यह जनन के दौरान सूत्री विभाजन में प्रतिभाग करता है। तो ध्यान रखना है, पैरामीशियम में 2 केंद्रक, और जो छोटा केंद्रक है उसको हम लघु केंद्रक या जनन केंद्रक कहते हैं, क्योंकि यह जनन क्रिया में प्रतिभाग करता है। जो बड़ा केंद्रक है उसको हम गुरु केंद्रक कहते हैं। आकार में सेम के बीच के आकार जैसा होता है, काफी बड़ा होता है, और इसमें ट्रोफोक्रोमेटिन नामक पदार्थ भरा होता है। यह जनन के अतिरिक्त पोषण और अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लघु केंद्रक क्या काम करता है? जनन क्रिया में प्रतिभाग करता है। और गुरु केंद्रक क्या करता है? पोषण और अन्य शरीर की जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? गुरु केंद्रक करता है। और इसीलिए हम इसको वर्धी केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। लघु केंद्रक को हम जनन केंद्रक या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं, गुरु केंद्रक को हम वर्धी केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अंग की, जिसको हम कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखिए, पैरामीशियम में 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान रखना है कि पैरामीशियम में संकुचनशील रिक्तिकाएं भी संख्या में कितनी पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं, जिनमें एक पैरामीशियम के अग्र सिरे पर और दूसरी पैरामीशियम के पिछले सिरे पर पाई जाती है। आप डायग्राम में देखिए, ये पैरामीशियम का अग्र सिरा है, तो एक संकुचनशील रिक्तिका ये दिखाई दे रही है और एक आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है। और इसमें आप देखिए डायग्राम में आपको एक गुदा द्वार भी दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको आरंभ में कहा था कि मुख खांच के ठीक नीचे ये गुदा द्वार आपको दिखाई दे रहा है। तो पैरामीशियम में 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इनका संबंध इनके चारों ओर स्थित 6 से 10 अरीय नलिकाओं से होता है, जो जीव द्रव्य में फैली रहती हैं। आप डायग्राम में अगर देखें तो ये बीच की जो रिक्तिका है ये संकुचनशील रिक्तिका है, लेकिन इसके बाहर आप देखिए नली जैसी ये 6 से 10 ये संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? अरीय नलिकाएं। आप इस डायग्राम में भी देखिए, ये बीच में संकुचनशील रिक्तिका और इसके चारों आप देखिए ये नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, जिसको हमने क्या कहा? अरीय नलिकाएं कहा। ये जो अरीय नलिकाएं हैं ये जीव द्रव्य में फैली हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, और इसमें 3 भाग होते हैं। इस नलिका के हम 3 भाग बांट सकते हैं। अग्रभाग, अग्रभाग कौन सा है? देखिए, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? अग्रभाग। जो सबसे शीर्ष भाग है ये कहलाता है अग्रभाग, और ये भाग क्या करता है? जीव द्रव्य से उत्सर्जी पदार्थों को क्या करता है? एकत्र करता है, ठीक है। मध्य पदार्थ, मध्य भाग जो बीच का भाग होगा इसका, इस नलिका का, वो क्या करता है? इन पदार्थों को धारण करता है। और अंतिम भाग वो होगा जो संकुचनशील रिक्तिका के पास वाला होगा, ये वाला भाग होगा अंतिम भाग। तो ये भाग क्या करता है? इन उत्सर्जी पदार्थों को इस संकुचनशील रिक्तिका में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो नलियां हैं इनका काम क्या है कि ये नलियां जीव द्रव्य में जो भी आपका उत्सर्जी पदार्थ है, जो भी अतिरिक्त पानी है, उसको लेकर के इस संकुचनशील रिक्तिका तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए, ये जो संकुचनशील रिक्तिका है इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, संकुचन और अनुशिथिलन।
आपने अगर मेरे पहले के वीडियो देखे हों तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि ये जो संकुचनशील रिक्तिका है ये दो प्रकार से क्रिया करती है। संकुचन मतलब सिकुड़ जाना, अनुशीतलन मतलब रिलैक्स हो जाना, फैल जाना। जब ये संकुचित होती है तो उसके तुरंत बाद, जैसे ही संकुचित होती है उसके तुरंत बाद अरीय नलिकाएं क्या करती हैं, जीव द्रव्य से अतिरिक्त पानी को खींच करके इस संकुचनशील रिक्तिका में डाल देती हैं। और जिस समय ये पानी इस रिक्तिका में डाला जाता है उस समय ये रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका किस अवस्था में होती है, अनुशीतलन अवस्था में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि संकुचन के तुरंत बाद जैसे ही ये अनुशीतलन अवस्था में आती है, अरीय नलिकाएं जीव द्रव्य से जो अतिरिक्त पानी या उत्सर्जी पदार्थ है उसको सोख कर, उसको अवशोषित करके इस रिक्तिका में डाल देती हैं। जिस कारण से क्या होगा, ये रिक्तिका अब फैल करके क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। और जैसे ही रिक्तिका फैलकर फूलेगी, मोटी होगी, उसके तुरंत बाद ये क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण से इसके अंदर जो तरल पदार्थ है वो एक स्थायी छिद्र के द्वारा बाहर, शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है। तो समझ में बात आ गई। ये जो रिक्तिका है लगातार संकुचित अनुशीतलन होता रहता है। जब ये रिलैक्स होती है, अनुशीतलन होता है, तो उस समय अरीय नाली क्या करती हैं, सारा गंदगी, पानी, उत्सर्जी पदार्थ इसमें भर देती हैं। उसके बाद ये जब खूब फूल जाती है, आकार में बढ़ी जाती है, तो फिर ये क्या होती है, संकुचित होती है, जिस कारण से इसके अंदर जितना भी तरल पदार्थ है वो शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि पैरामीशियम में दो रिक्तिकाएं होती हैं अनुशीतलन, एक अग्र सिरे पर, एक पश्च सिरे पर। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि जो पश्च सिरे की संकुचनशील रिक्तिका है उसमें अनुशीतलन और संकुचन बहुत तेजी से होता है अगर हम अगली वाली रिक्तिका से कंपेयर करें। ये आप ध्यान रखिएगा कि पश्च सिरे पे जो संकुचनशील रिक्तिका है उसमें संकुचन और अनुशीतलन की जो क्रिया है बहुत तेजी से होती है। और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण क्या है कि ये जो रिक्तिका है ये ग्रसनी के पास होती है। ये रिक्तिका कहां होती है, ग्रसनी के पास होती है, और जिस कारण से इसके पास हमेशा पानी और खाद्य पदार्थ जो है मौजूद रहता है। आप जानते हैं भाई ग्रसनी किससे जुड़ी हुई है, आपकी कोशिका मुख से। कोशिका मुख किससे जुड़ी हुई है, खांच से, मुख खांच से। तो मुख खांच के माध्यम से ही पानी जो है पैरामीशियम के शरीर के अंदर लगातार आता रहता है, और उसी पानी के साथ खाद्य पदार्थ भी आता है। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मुख खांच है इसके माध्यम से लगातार पैरामीशियम के शरीर के अंदर पानी और खाद्य पदार्थ आता रहता है। और पिछले भाग की जो आपकी संकुचनशील रिक्तिका है वो चूंकि ग्रसनी के निकट है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पास लगातार भोज्य पदार्थ और पानी क्या होगा, मौजूद रहेगा। और इसी कारण से यह रिक्तिका अपच पदार्थों को बाहर फेंकने के लिए काम करेगी। जितना अतिरिक्त जल है उसको भी बाहर फेंकने के लिए काम करेगी। इसीलिए जो है इसमें संकुचन और अनुशीतलन जो है तेजी से होता है। ये जो रिक्तिका है कभी कभी अपच खाद्य पदार्थों को, जो अवशिष्ट खाद्य पदार्थ हैं, उनको बाहर फेंकने के लिए कोशिका गुदा नामक छिद्र भी कभी कभी बनता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये कोशिका गुदा नामक छिद्र जो है स्थायी नहीं है, ये बनता और बिगड़ता रहता है। तो कभी कभी जब संकुचनशील रिक्तिका अपच पदार्थों को, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंकने का काम करती है तो कभी कभी कोशिका गुदा नामक छिद्र जो है मौजूद हो जाता है, बन जाता है अचानक, और उसके माध्यम से संकुचनशील रिक्तिका अपना उत्सर्जी पदार्थ बाहर फेंक देती है। यहां यह ध्यान रखना है कि ये रिक्तिकाएं बनती और सिकुड़ती और फैलती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों रिक्तिकाएं पूरी तरीके से गायब हो जाएं। ये कभी नहीं होगा। ये फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, लेकिन विलुप्त जो हैं दोनों रिक्तिकाएं कभी नहीं होती। दो रिक्तिकाएं पैरामीशियम में हमेशा मौजूद रहती हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यह संकुचनशील रिक्तिका क्या कर रही है, शरीर के अंदर मौजूद अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर फेंकती है। साथ ही साथ शरीर में जो भी अतिरिक्त लवण या अतिरिक्त उत्सर्जी पदार्थ होंगे उन उत्सर्जी पदार्थों को भी पानी के साथ साथ ये संकुचनशील रिक्तिका शरीर से बाहर फेंकती है। और इस काम को हम कहते हैं परासरण नियमन, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य काम क्या है, परासरण का नियमन करना। ये शरीर के अंदर मौजूद अतिरिक्त पानी को बाहर फेंक के जल का संतुलन बनाती है। जल फेंकने के समय जल में जो भी अतिरिक्त लवण होंगे, जो भी उत्सर्जी पदार्थ होंगे, उसको भी फेंकती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि संकुचनशील रिक्तिका क्या काम करती है, ये परासरण नियमन का काम करती है। और अब हम बात करते हैं खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल की। तो देखिए पैरामीशियम के एंडोप्लाज्म में कई गोल या विभिन्न आकार की खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन से भरी होती हैं। ये खाद्य रिक्तिकाएं पैरामीशियम के
अंतर्द्रव्य में चक्रण गति करती हैं, साइक्लोसिस करती हैं, घूमती रहती हैं आगे से पीछे, पीछे से आगे की ओर। और भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद ये गुदा द्वार के पास जाकर क्या होती हैं, फट जाती हैं और अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर फेंक कर विलुप्त हो जाती हैं। अब किस प्रकार से बनती हैं, किस प्रकार से पाचन होता है, इसके बारे में हम जब पाचन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इन खाद्य रिक्तिकाओं में भोजन का पाचन होता है, उसके बाद ये जो चक्रण गति करती है उस समय भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, और अंत में ये गुदा द्वार के पास जाके फट जाती हैं और अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर फेंक देती हैं और स्वयं क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। आप अगर इस डायग्राम में देखें तो ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी संरचनाएं क्या हैं, आपकी खाद्य रिक्तिकाएं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पैरामीशियम की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।